नमस्कार। आज हम एक ऐसे शीर्षक की गहराइयों में उतर रहे हैं जो अपने आप में एक पूरी कहानी है, एक त्रासदी है। राजा निर्बंसिया। मतलब एक ऐसा राजा जिसका कोई वंश ना हो। बिल्कुल। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पहचान के खत्म हो जाने का एक ऐलान है। और ये ऐलान हमें सीधे ले जाता है कमलेश्वर के उस मशहूर उपन्यास तक। ये 1957 का दौर था जब भारत बदल रहा था हाँ, जमींदारी खत्म हो रही थी, पुरानी हवेलियां वो ढह रही थी। और मंगल सिंह जैसे नाम के राजा अपने अतीत की परछाइयों में जीने को मजबूर थे। तो आज हमारा मकसद सिर्फ इस कहानी को दोहराना नहीं है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी आज भी उतनी ही जरूरी क्यों है। सही बात है। हम किरदारों के फैसलों के पीछे छिपे वो जो सामाजिक दबाव है, जो गर्व है, जो वंश की परंपरा है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। और यही कमलेश्वर की खूबी दिखती है। वो नई कहानी आंदोलन के सबसे बड़े नामों में से थे, जहाँ कहानियां महान नायकों की नहीं होती थीं। नहीं, कहानियां होती थी मंगल सिंह जैसे टूटे हुए, अपनी ही उम्मीदों के बोझ तले दबे आम इंसानों की, उनकी मानसिक घुटन की। तो चलिए इस कहानी को मंगल सिंह के मन के अंदर से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कहानी के केंद्र में है मंगल सिंह। लोग उन्हें कहते हैं राजा निर्बंसिया। दिलचस्प बात यह है कि ये तमगा उन्हें दूसरों ने दिया है, पर उन्होंने इसे ओढ़ लिया है। ऐसा क्यों? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि यहाँ वंश का मतलब सिर्फ औलाद नहीं है। उस सामंती सोच में वंश का मतलब था सत्ता, पहचान, भविष्य पर आपका नियंत्रण। बिल्कुल। मंगल सिंह का खानदान कभी कालपी का बड़ा जमींदार था। उनके पास ताकत थी, इज्जत थी। आजादी के बाद जमीन चली गई, लेकिन वो राजा होने का एहसास नहीं गया। और बिना वंश के वो सिर्फ एक आम बूढ़े हो रहे आदमी थे। और ये सच उन्हें मंजूर नहीं था। निर्बंसिया होना एक तरह से उनकी सामाजिक मौत थी। और ये चीज उनके आज के हालात में साफ झलकती है। एक टूटी फूटी हवेली जिसका प्लास्टर झड़ रहा है। एक वफादार बूढ़ा नौकर है, बुद्धू, और उनका पूरा दिन हुक्का पीते और अपने अतीत के किस्से सुनाते हुए बीतता है। हाँ, जैसे उनके दादा ने कैसे एक अंग्रेज अफसर को घोड़े से गिरा दिया था। तो ये किस्से क्या सिर्फ यादें हैं या कुछ और हैं? ये यादें नहीं हैं, ये उनका कवच है। हर कहानी उनके राजा होने का सबूत है। अच्छा। जब वर्तमान में आपके पास कुछ ना हो तो आप अतीत में ही जीते हैं। वो कहानियां सुनाकर खुद को और दुनिया को यकीन दिलाते रहते हैं कि वो आज भी वही राजा हैं। लेकिन इस झूठी शान के पर्दे के पीछे एक गहरा अस्तित्व का संकट है। बिल्कुल, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है जो उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। और इस खामोश त्रासदी में वो अकेले भी नहीं हैं। उनकी इस घुटन की दूसरी भागीदार हैं उनकी पत्नी कमला देवी। हाँ, कमला देवी का किरदार बहुत जटिल है। वो एक रानी है, लेकिन उनका राजमहल, पूजा घर और आंगन तक ही सीमित रह गया है। उनकी सारी उम्मीदें, सारी मन्नतें बस एक ही चीज पर आकर रुक जाती हैं, एक वारिस। और यहाँ पति पत्नी का रिश्ता बड़ा अजीब है। दोनों एक ही छत के नीचे हैं पर मीलों दूर, अलग अलग कमरों में सोते हैं और एक दूसरे से बात किए बिना ही एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने उस राजा रानी वाले घमंड की वजह से वो कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते। ये उस मानसिकता का सटीक चित्रण है जो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। डॉक्टर के पास जाने का मतलब था ये स्वीकार करना कि कमी मर्द में हो सकती है। और मंगल सिंह के लिए तो ये नामुमकिन था। हाँ, उनकी तो पूरी पहचान ही मर्दानगी और वंश पर टिकी थी। ये कबूल करना अपनी पहचान को मिटाने जैसा था। विज्ञान सच बता सकता था और वो सच सुनने को तैयार नहीं थे। तो वो इस समस्या को औरत की कमी बताकर खुद को बचाए रखते हैं। बिल्कुल, बांझ होने का ठप्पा औरत पर लगा दिया। इसी बेबसी के माहौल में एक बाहरी व्यक्ति आता है, पंडित घासीराम। वो एक उम्मीद दिखाता है। पर एक पढ़ा लिखा आदमी होकर भी मंगल सिंह इतने बड़े झांसे में क्यों आ गए? यही तो सवाल है। क्योंकि घासीराम ने उन्हें वो कहानी बेची जो वो सुनना चाहते थे। उसने विज्ञान की बात नहीं की, उसने चमत्कार की बात की। उसने कहा, हिमालय का एक तांत्रिक यज्ञ से आपकी समस्या दूर कर देगा। और ये मंगल सिंह के लिए एकदम सही समाधान था। इसमें उनकी मर्दानगी पर कोई सवाल नहीं उठता था। बच्चा हो भी गया तो वो उनकी ताकत नहीं, एक दैवीय चमत्कार माना जाएगा। उनके अहंकार को बचाने का सबसे सुरक्षित रास्ता। हाँ, और इस रास्ते की कीमत थी 50,000 रुपए और उनकी वो आखिरी बची हुई हवेली। यहाँ पर घमंड और बेबसी का टकराव साफ दिखता है। बिल्कुल, वो यज्ञ सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं था, वो उस मानसिकता का प्रतीक था जहां एक आदमी सच का सामना करने से बचने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। वो भव्य यज्ञ, ढोल नगाड़े, बकरों की बलि, ये सब मंगल सिंह के उस डर को छिपाने का एक दिखावा था। लेकिन
जब नतीजा सिफर निकला और घासीराम पैसे लेकर गायब हो गया, तो उनका वो आखिरी सहारा, वो हवेली भी चली गई। अब वो सच में सड़क पर थे। और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब पुरुष का अहंकार फेल हो जाता है, तब कहानी की बागडोर एक औरत अपने हाथ में लेती है। कमला देवी। वो चुपके से कस्बे के वैद हकीम अली से मिलना जाती हैं। और ये कहानी का सबसे क्रांतिकारी मोड़ है। हकीम अली उन्हें वो कड़वा सच बताते हैं जिसे मंगल सिंह कभी नहीं सुनना चाहते थे। क्या? राजा साहब में कोई ताकत नहीं बची, और फिर वो एक रास्ता सुझाते हैं जो उस समाज के हिसाब से सबसे बड़ा पाप था। वंश बचाने के लिए किसी और मर्द का सहारा लेना। पहले तो कमला देवी इसे अपना अपमान समझती हैं, गुस्सा होती हैं, लेकिन फिर उनके मन में ख्याल आता है, राजवंश तो बचना चाहिए। हाँ, ये फैसला लेना उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। पर यहाँ सिर्फ मजबूरी नहीं है, एक बहुत गहरा व्यंग्य भी है। वो कैसे? दिलचस्प बात यह है कि कमला देवी पितृसत्ता के सबसे बड़े नियम, यानी वंश की पवित्रता को बचाने के लिए उसी पितृसत्ता के दूसरे नियम, औरत के वफादारी को तोड़ देती हैं। बिल्कुल, ये एक तरह का विद्रोह है जो परंपरा की आड़ में किया गया है। और इस गुप्त योजना में हकीम अली का बेटा यूसुफ और एक शिक्षक अमर सिंह शामिल होते हैं। शर्त बस एक थी, बच्चा राजा का ही माना जाएगा। ये दिखाता है कि उस समाज में वंश का विचार कितना शक्तिशाली था कि उसके लिए नैतिकता के सारे नियम तोड़े जा सकते थे। और ये साहस एक औरत ने दिखाया। कमला देवी ने अपने शरीर को वंश बचाने का एक जरिया बनाया, लेकिन उस जरिए का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। ये एक बहुत ही, क्या कहते हैं, सबवर्सिव कदम था, विद्रोही। बिल्कुल। और फिर ठीक 9 महीने बाद एक बेटे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है कुंवर विक्रमादित्य सिंह। मंगल सिंह की क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या उन्हें कोई शक नहीं होता? शक बिल्कुल नहीं। उनके लिए तो ये एक चमत्कार था। उनके यज्ञ का फल। हाँ, वो उस बच्चे को देखकर फूट फूट कर रोते हैं और कहते हैं मेरा वंश बच गया। वो बच्चा उनके लिए सिर्फ एक बेटा नहीं था, वो उनकी खोई हुई राजा की पदवी की वापसी थी। उनके अस्तित्व का नवीनीकरण था। उस बच्चे के जन्म के साथ ही राजा निर्बंसिया मर गया और राजा मंगल सिंह का पुनर्जन्म हो गया। वो अपनी ही बनाई एक खूबसूरत दुनिया में जीने लगते हैं। लेकिन बाहर की दुनिया, मतलब कस्बा, इस कहानी को इतनी आसानी से नहीं मानता। कानाफूसी शुरू हो जाती है। हाँ, क्योंकि सच के अपने निशान होते हैं। लोग बातें बनाते हैं कि बच्चे का नैन नक्श तो राजा साहब से मिलता ही नहीं, रंग भी अलग है। लेकिन मंगल सिंह के बनाए भ्रम का किला इतना मजबूत था कि ये कानाफूसियां उस तक पहुंच ही नहीं पाती थीं। वो उस झूठ को इतनी शिद्दत से जी रहे थे कि वही उनका सच बन चुका था। पर सवाल ये था कि ये किला कब तक टिका रहता? और इस किले को गिराने का काम करता है वही बूढ़ा वफादार नौकर बुद्धू। सालों तक इस राज को सीने में दफनाने के बाद एक दिन नशे की हालत में वो सब कुछ उगल देता है। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां एक वाक्य पूरी दुनिया को तबाह कर देता है। बुद्धू बता देता है कि ये बच्चा उनका नहीं है। वो शब्द मंगल सिंह के लिए पिघले हुए शीशे की तरह थे। उनका सच कोई ठोस चीज नहीं थी, वो तो बस एक विश्वास था। और जैसे ही वो विश्वास टूटा, उनका पूरा अस्तित्व ही ढह गया। उनके लिए दुनिया ही खत्म हो गई। जिस एक मीठे झूठ के सहारे उन्होंने अपनी पूरी पहचान दोबारा खड़ी की थी, वो एक पल में चकनाचूर हो गई। अब वो न तो राजा रहे, न निर्बंसिया, वो कुछ भी नहीं रहे। उनका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। कहानी का अंतिम दृश्य बहुत दर्दनाक है। हाँ, एक किराए का छोटा सा मकान। मंगल सिंह एक फटे कुर्ते और बड़ी हुई दाढ़ी में गुमसुम बैठे हैं, और उनके सामने उनका पोता, मतलब विक्रमादित्य का बेटा, खेल रहा है। और वो उसे देखकर बस एक ही बात बड़बड़ा रहे हैं, ये मेरा वंश है, मेरा वंश है, निर्बंसिया नहीं रहा मैं, राजा निर्बंसिया नहीं रहा। ये पागलपन नहीं है, ये सच के खिलाफ उनकी आखिरी लड़ाई है। वो जानते हैं कि सच क्या है, लेकिन वो उसे मानने से इनकार कर रहे हैं। वो अपनी आखिरी सांस तक अपने बनाए हुए भ्रम में ही जीना चाहते हैं, क्योंकि वही उनकी एकमात्र बची हुई पहचान थी। और फिर एक सुबह लोग उन्हें कुर्सी पर मृत पाते हैं, आंखें खुली हुई, जैसे कोई बहुत बड़ा रहस्य देखते हुए इस दुनिया से गए हों। और सबसे मार्मिक बात यह है कि उनकी गोद में वो मासूम बच्चा निश्चिंत सो रहा है, जिसे नहीं पता कि जिस आदमी की गोद में वो है, उसकी पूरी जिंदगी का सच और झूठ उसी से जुड़ा था। और यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है,
लेकिन असल सवाल शुरू होते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये साफ है कि राजा निर्बंस्या सिर्फ एक जमींदार के वंश न होने की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस सामंती और मर्दाना अहंकार की कहानी है जो सच का सामना करने से डरता है। बिल्कुल। मंगल सिंह की त्रासदी उनका वंश न होना नहीं था, बल्कि उस पहचान को खो देना था जो उन्हें राजा बनाती थी, भले ही वो पहचान एक झूठ पर ही क्यों न टिकी हो। ये कहानी हमें बताती है कि कभी-कभी इंसान को सच से ज्यादा उस भ्रम की जरूरत होती है जो उसे जीने का मकसद देता है। और कमलेश्वर अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हम सब के लिए छोड़ जाते हैं। क्या है वो सवाल? सवाल ये है कि आखिर सच किसका था? क्या मंगल सिंह का वो भ्रम ही उनकी अंतिम सच्चाई थी, जिसे पकड़कर वो जिंदा थे? या फिर कमला देवी का वो छल ही राजवंश को बचाने का एकमात्र रास्ता था? ये कहानी हमें इसी दुविधा में छोड़ जाती है कि हमारी पहचान सच पर टिकी होती है या उस विश्वास पर जिसे हम सच मानकर जीते हैं।